Hello guys, welcome to Comics My Life channel. And now we start next comics. हमारी आधी बिल्ली डॉकटेल सीरीज की मनोज कॉमिक्स। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। तो शुरू करते हैं। आधी बिल्ली डॉकटेल्स, ये इसका कुछ कवर पृष्ठ है इस तरीके का। और इसकी पहली जो कॉमिक्स आती है, आधी बिल्ली। आधी रात के समय दरवाजे पर दस्तक सुनकर इंस्पेक्टर सावन जागा था। ठक ठक, इस समय कौन आ गया? अपने मित्र प्रोफेसर अमिताभ को देखकर हैरान हो गया। अमित, सब ठीक तो है ना? यह क्या हालत बना रखी है? कुछ ठीक नहीं है सावन, सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने शीतल की हत्या कर दी, मैंने उसे मार डाला। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे पूरी बात बताओ। सावन में पिछले कई वर्षों से इस थ्योरी पर काम कर रहा था कि जिस प्रकार आवाज़ें और चित्र यात्रा करते हैं उसी तरह से मैटर भी सफ़र करता है। आखिर मैंने एक ऐसा तरीका खोज लिया जिसकी मदद से मैटर को की आवाज़ एवं चित्र की भांति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट किया जा सके। यह बताते हुए अमित पिछली घटनाओं को याद करने लगा। मैटर ट्रांसमीटर मैंने अपनी प्रयोगशाला में एक कैमरे में लगाया था। अब यह प्रयोग के लिए तैयार है। पहला प्रयोग मैंने एक निर्जीव वस्तु पर करने का निर्णय लिया। इस गुलदान को ट्रांसमिट करता हूँ। पूरी तैयारी करने के बाद मैंने प्रयोग आरंभ किया। क्लिक, हेयर वी गो। मेरे मैटर ट्रांसमिट करने के लिए प्रकाश के प्रवाह से फूलदान एटम में बिखर गए और वहाँ से पलक झपकते ही गायब हो गए। गुलदान ट्रांसमिट हो गया। मैंने अपने बेडरूम की ओर भागा जहाँ मैंने मैटर रिसीविंग सेट रखा हुआ था और बेडरूम में मौजूद वहाँ गुलदान देखकर खुश हुआ और चिल्ला उठा, याहू, मैं सफल हो गया। शोर सुनकर शीतल आ गई। क्या मैं इस खुशी का कारण जान सकती हूँ? मुझे बधाई दो शीतल, मेरा प्रयोग सफल रहा। मैंने पूरी बात बताई और गुलदान दिखाया। मैंने इसे प्रयोगशाला में ऐसे ट्रांसमिट किया है। ओ माय डियर हस्बैंड, यू आर ग्रेट। अभी ग्रेट नहीं, अगर मैं जीवित चीज़ों को ट्रांसमिट करने में सफल हो गया तो ग्रेट कहलाऊंगा। मैं किसी जीवित प्राणी को प्रयोग करना चाहता हूँ तो फिर करो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। नहीं शीतल, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, तुम्हारी इस बुल्ली पूसी पर। नो, अगर इसमें रिस्क है तो मैं पूसी को भी नहीं करने दूंगी। तुम अपने कुत्ते टॉमी पर प्रयोग करो। बात में ही समझ में आ गई और मैं बुलडॉग टॉमी को लाया। बी ए गुड टॉय टॉमी, सिट डाउन वुफ। मैटर ट्रांसमिट हो गए। नीचे टॉमी पर स्विच दबा और टॉमी वहीं से ट्रांसमिट हो गया और हम दोनों दौड़कर बेडरूम में पहुंचे। भाँ, ओ गॉड, यू हैव डन इट अमित, यू आर ग्रेट। अमित, टॉमी वहाँ से ट्रांसमिट हो चुका था। आज तुम्हारा जन्मदिन है शीतल, तुमने अपने आविष्कार के समस्त अधिकार मैं तुम्हें उपहार में देना चाहता हूँ और मैं तुम्हें पूरी आय की मालकिन तुम होगी। थैंक यू डियर, तुम्हारा प्रयोग सफल रहा। क्या इंसान भी इससे ट्रांसमिट हो सकता है? हाँ, अब मैं ये बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो इस प्रयोग के लिए तैयार हूँ। मैं यह प्रयोग कराना पसंद करूँगी जिससे एटमों ने आवाज़ की भांति यात्रा की है। मैं शीतल की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार था। यह ट्रांसमीटर के नीचे आओ। शीतल, पूसी को यहीं बिठा देती हूँ और पूसी को दूर तिपाही पर बिठाकर मैटर ट्रांसमिट के लिए नीचे खड़ी हुई। रेडी? यस डियर। मगर मैं स्विच दबाया तभी कमबख्त पूसी ने अपने स्थान से छलांग लगाई और शीतल के साथ पूसी भी पूरी मैटर ट्रांसमिट रेंज के आ गई और शीतल के साथ वह एटम में बिखर गई। ओह, और मेरे कुछ समझने से पूर्व ही वहाँ से ट्रांसमिट हो चुकी थी। मैं घबराकर बेडरूम गिर गया। हे भगवान, कुछ अनर्थ ना हो जाए। बेडरूम का वहाँ का दृश्य देखकर मेरे मुंह से चीख निकल आई, हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं समझ गया कि बिल्ली और शीतल के एटम आपस में मिल जाने के कारण यह स्थिति बनी है। घबराओ नहीं डार्लिंग, मैं कोई ऐसी तरकीब निकालूंगा जिससे ट्रांसमीटर डालने के बाद तुम दोनों को एटम से अलग किया जा सके। मैं भी कुछ करता हूँ। पूसी के शरीर से शीतल के एटम अलग करने के लिए मुझे उसे देखना चाहा। ओ गॉड, पूसी कहाँ गई? शायद कमरे से बाहर चली गई है, किसने देख लिया। पूसी, मैं अपने हालात देखकर घिसटती हुई लॉन से बाहर जा पहुंची। म्याऊं, और टॉमी लॉन में था मगर उस विचित्र प्राणी को देखा तो उस पर झपट पड़ा। भाँ, म्याऊं। पलक झपकते उसने पूसी को फाड़ डाला था। टॉमी, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं शीतल का अंग कहाँ से लाऊंगा? और मैं इस बात को समझाता था कि शीतल अब कभी ठीक नहीं हो सकेगी। इस हालत में वह दुनिया के लिए तमाशा बन जाएगी और वैसे मैं उसका जीवन बर्बाद हो चुका हूँ। मैं अपनी प्रिय पत्नी को नारकीय जीवन जीने के लिए नहीं छोड़ सकता। शीतल को भयानक रूप से मुक्ति दिलानी होगी। तब मैंने दुखद और सांसारिक कोण से निर्णय लिया कि शीतल को प्रयोगशाला में ले गया। घबराने शीतल, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैंने उस प्रयोगशाला के बेडरूम में रखा और उसमें मुक्ति जाने के लिए अब शीतल को मुक्ति दिलाई सकती है। और मैंने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और शीतल के पास पहुंच गया। मुझे क्षमा करना प्रिय, बड़ा वैज्ञानिक बनने की इच्छा में मुझे बहुत छोटा बना दिया। अपनी इस असफलता भूल के लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। और फिर मैंने स्विच दबाया
और उसकी पत्नी शरीर के एटम में बिखर गए। अलविदा शीतल, तुम्हारे एटम कभी एकत्र नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उन्हें रिसीव करने वाला रिसीविंग सेट जलाकर नष्ट कर डाला है मैंने। बेडरूम में आग लगी, पूरे घर में फैल गई। और यह है मेरी कहानी सावन। पिछले दरवाजे से निकलकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मुझे शीतल की हत्या के अपराध में कानून के हवाले कर दो। नहीं अमित, तुम तो पहले ही अपने किए की सजा भुगत रहे हो। तुमने जो पीड़ा झेली है उसका तुम्हारा एहसास ही है। काश तुम वैज्ञानिक इस तथ्य को समझते कि विज्ञान प्रकृति से बड़ा नहीं होता। होता वही है जो प्रकृति चाहती है। अगली कॉमिक्स उड़न तश्तरी। रूप, इसमें कहानी है जो रूपनगर का सबसे बड़ा बिल्डर महिपाल सिंह पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर आने से मिलने गया। मेरा नाम महिपाल सिंह है इंस्पेक्टर, मैं शहर के बड़े फार्म हाउस में रहता हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर सिंह, बताइए आप क्या कर सकते हैं। मैं रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। मेरे फार्म हाउस में 3 बार एक उड़न तस्त्री उतर चुकी है। वाट, उड़न तस्त्री? जी हाँ, उड़न तस्त्री। और जब हमारे लॉन में उतरती है तो हमारा चलता हुआ टीवी बंद हो जाता है। फिर उस उड़न तस्त्री में से एक विचित्र प्राणी बाहर निकलता है और कुछ देर मैदान में रुककर वापस चला जाता है। महिपाल सिंह के सुनकर इंस्पेक्टर चिल्ला उठा, स्टॉप दिस नॉनसेंस मिस्टर सिंह, शायद आप पुलिस से मजाक करने का अंजाम नहीं जानते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं, वह भी 3 बार उस विचित्र प्राणी को देख चुकी है। इंस्पेक्टर राणा बेसरिक पैर की बकवास सुनकर तंग आ चुका था और पीछे छुड़ाने के उद्देश्य से पूछा, राइट ऑल, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, पर आप ये बताइए मुझसे क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फार्म हाउस पर पैर लगा दें। हो सकता है वह प्राणी किस दिन मुझे या मेरी पत्नी को नुकसान पहुँचा दें। ठीक है, अब इस विषय में सोचेंगे, अगर ज़रूरी हुआ तो पैरा ही बिठा देंगे, आप जा सकते हैं। ओके, लेकिन याद रहे मैं अपनी कंप्लेंट लिखवा चुका हूँ। अगर मुझे या मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे। महिपाल के जाते इंस्पेक्टर आना चैन की सांस ली। साला सन की मुझे किससे सुना रहा है। किंतु महिमाल सग्गी नहीं था, यह उसकी योजना का प्रथम चरण था। पुलिस स्टेशन सीधा फार्म हाउस पहुंचा और चिड़चिड़ी पत्नी ने चिल्ला का स्वागत किया। आ गए मटर गश्ती करके, मैं काम से गया था। शाम को महिपाल हाउस कॉटेज से बाहर निकला। अब दूसरा योजना का दूसरा चरण पूरा करना है। सीधा गैरेज में पहुंचा, कुदाल करके कोने में दीवार में जमीन खोदने लगा। काफ़ी मेहनत के बाद उसने कब्र के आकार का गड्ढा खोदा। यह मेरी पत्नी की कब्र तैयार हो चुकी है। हा 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 हा। वास्तव में अपनी चिड़चिड़ी पत्नी की दौलतमंद पत्नी से चिड़चिड़ी और दौलतमंद पत्नी से पीछे छुड़ाने के लिए उसने ऐसी योजना बनाई थी। मुझे रात को लता को मारकर गड्ढे में दबा दूंगा और फिर पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर से कहूँगा कि मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। आज मेरे लॉन में फिर उड़न तस्त्री आई थी और विचित्र प्राणी मेरे पत्नी को उठा कर ले गए। ही ही ही। इधर अपनी पत्नी से बहलाकर लता टीवी देखने में व्यस्त व्यस्त थी। महिपाल किसी भूत की बाती दबे पाप पीछे पहुंचा। गर्दन में लपेट कर मफलर, इसका गला घोट देता हूँ। वह जैसी ही कुर्सी के पीछे पहुंची, अचानक टीवी स्क्रीन पर रोशनी से झमका हुआ साए, अरे, और अचानक मनोरंजन में खलल पड़ गया। यह टीवी को क्या हो गया। टीवी के 9 बजे तो घुमा कर देखने लगी। महिपाल को देखा, यहाँ खड़े खड़े आंखें क्या दिखा रहे हो, छत पे जाके एंटीना चेक करो, टीवी खराब हो गया इस समय छत पर। तो तुम्हें रात के समय निकलते हुए डर लगता है। मैं ही देखती हूँ, लगता है आज मेरा काम नहीं बनेगा। रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। उधर छत पर जाने पे सीढ़ियाँ इमारत के पीछे थी। दोनों कॉटेज के बाहर निकले और तभी इसी पर पूरा रोशनी बिछा गया। अरे, महिपाल ने जो कुछ देखा वह पागल करने के लिए पर्याप्त था। उसे झुम एक उड़न तस्तरी आई थी और उसने साइंस फिक्शन पर आधारित फिल्म देखकर जो काल्पनिक कहानी गढ़ी थी वह वास्तविकता के साथ चरितार्थ हो रही थी। उड़न तस्तरी से बाहर आती हुई आकृतियां महिपाल की आंखों में फैलती जा रही थी। ओ गॉड, यह तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने कल्पना में सोचा था। लता भी अचरज में थी। यह क्या भला है महिपाल, पता नहीं। ओह, तुम्हें तो सर के सांप सूख गया, मैं जाकर देखती हूँ। लता निर्भय होकर प्राणियों के आसपास गई। ए, कौन हो तुम, किस नाटक कंपनी से आए हो। मीशा पीशा टीटी। अचानक एक प्राणी लता पर झपटा। ई, लता को जकड़े हुए देख उड़न तस्त्री की ओर जाने लगा। पाल बचाओ। देखते देखते सभी उड़न तस्त्री के भीतर समा गए। खट, फिर एक सन्नाटे के साथ उड़न तस्त्री ऊपर उठी, झूम, और आकाश में जाकर गायब हो गई, उड़ गई। महिपाल को स्वयं को संभालने में कुछ देर लगी, पर वह मनी मन खुशी की लहर से उठा। वाह रे भगवान, तूने मुझे लता के खून से हाथ रंगने से बचा लिया, मेरा पीछे छूट गया। फिर उसने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। हेलो पुलिस स्टेशन। 15 मिनट बाद पुलिस स्टेशन फार्म हाउस पर इंस्पेक्टर राणा के नेतृत्व में पुलिस दल पहुंचा। तुमने मेरी बात नहीं मानी इंस्पेक्टर, आखिर वह प्राणी मेरी पत्नी को उठाकर ले गया। इंस्पेक्टर राणा ने ध्यानपूर्वक कहानी सुनी और फिर संदेश से पूछा, तुम सच कह रहे हो। बिल्कुल, तुम देख सकते हो मेरी पत्नी गायब हो चुकी है। मुझे फार्म हाउस पूरे फार्म हाउस को चेक करो, ही बदल जाएगा ये व्यक्ति सच बोल रहा है झूठ। यस सर। सिपाही इमारत के तलाश में जुटे। अब 5 मिनट बाद सिपाही दौड़ता हुआ है। सर, गैराज के पीछे एक कब्र खुदी हुई है, जैसे वहाँ किसी को दफन किया जाने वाला हो। ओहो, मुझे पहले ही संदेह था कि उड़न तस्त्री की आड़ में तुम कोई षड्यंत्र रच रहे हो। कब्र खोदने के शायद तुम्हारे मस्तिष्क में लाश ठिकाने की योजना आई होगी और कोई तरीका है। जल्दी से बताओ लाश कहाँ है।
तुम मुझे कातिल समझ रहे हो इंस्पेक्टर? हाँ बताओ, लाश कहाँ है? लाश यहाँ पर छत पर पड़ी है सर। सब दौड़कर ऊपर पहुंचे। हे भगवान, वह प्राणी लता को यहाँ फेंक गया। तुमने इसको करंट लगाकर मारा, लेकिन मूर्ख आदमी, लाश ठिकाने लगाने से पहले ही पुलिस को फ़ोन करके बोला क्यों बुलाया? महिपाल के पास इंस्पेक्टर राणा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। अपनी पत्नी का कत्ल करने के लिए जो षड्यंत्र रचा था वह उसी के जुर्म का सबूत बन गया। तमाम सबूत और गवाहियों की रोशनी पर इस अदालत में इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम महिपाल ने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। अतः अदालत उसे मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। अगली कहानी आती है डार्क टेल्स में, आवाज़ों का टापू। 21वीं सदी का अंतिम दौर था। पृथ्वी और विज्ञान उन्नति के चरम पर था। मानव आकाशगंगा के सभी ग्रहों पर बस्तियां बचा चुका था। प्रत्येक अनेकों अंतरिक्षयान विभिन्न ग्रहों पर उड़ान भरते हुए आज एक रॉकेटयान मंगल ग्रह की ओर रवाना हुआ। शू। इस रॉकेटयान के पीछे 2 यात्री थे, मंगल ग्रह पे बस्ती की ओर ले जा रहे थे। ओफीक, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम कंट्रोल संभालो, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ओके जॉर्ज डियर। जॉर्ज के जाने के बाद ओफीक की नींद से झोंका सा आ गया। वह आंख बंद करके सीट पर ही पसर गया। ऑटो कंट्रोल द्वारा रॉकेटयान अपने मार्ग पर बढ़ता चला गया। कुछ घंटों बाद अचानक रॉकेटयान को हल्का सा झटका लगा। घर स्क्रीन पर नजर पड़ती ओफीक का दिल जोर से रहा। ओ माय गॉड, हमारा यान भटक कर किसी और दिशा में चला गया है। उसने तुरंत जॉर्ज को सूचना दी। ओ ये कैसे हो गया? कंट्रोल तुम्हारे हाथ में थे, मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था। वाट, कंट्रोल छोड़कर सो गए थे यू इडियट? माइंड योर जॉर्ज, अब तुम मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन तुम्हारे दांत तोड़ने का अधिकार है। टिशुम आहा यू लाउजी, तुम्हारे कारण मैं जीवन खतरे में पड़ गया। तूने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। धाड़ उफ। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। ओह ओह, और मानो चमत्कार हुआ उसी पल। छुन छनाक छन आई हिन यलगार हो, हिन दुश्मन को काट डालो, छनाक खनाक। चारों ओर उस उभरती शोरों से इंसानी आवाज़ें थी। घोड़ों के हिननाने के स्वर थे, तलवारों के टकराने की सनसनाहट थी। लड़का लड़ना भूल चुके थे जॉर्ज और ओहो, आवाज़ों की दुनिया। उफीक, हम आवाज़ों के टापू में पहुंच चुके हैं। ये शोर किसी जंग का है जो शायद हजारों वर्षों पूर्व धरती पर लड़ी गई होगी। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि आवाज़ें कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि वे धरती से उठकर अंतरिक्ष की ओर जाकर कहीं कैद हो जाती हैं? वैज्ञानिकों ने इसी अज्ञात स्थान को आवाज़ों पर टापू का नाम दे रखा है, जहाँ ब्रह्मांड से आरंभ होकर आज तक की सारी आवाज़ें मौजूद थीं, लेकिन आज तक इस स्थान का कोई पता नहीं लगा सका था। ओह, तो क्या हम उस आवाज़ों के टापू पहुँचे हैं? हाँ ओफीक, तुम एक गलती से हमारे सौभाग्य का दरवाज़ा खोल दिया है। हमने आवाज़ों का टापू ढूंढ निकाला है। मुझे क्षमा कर दो मित्र, हम दोनों मिलकर अपना मार्ग तलाशेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा। और कंप्यूटर सहायता थोड़े प्रयास के बाद आवाज़ों के टापू के और मंगल ग्रह का मार्ग ढूंढने लगे। थैंक गॉड हम मंगल की ओर जा रहे हैं। कुछ घंटों में सुरक्षित मंगल ग्रह पे। अब हम किसी रॉकेटयान की आवाज़ों के टापू पर ले जा सकते हैं। राइट, तुम दोनों ने ये खोज की है, इस धरती का तुम्हें हीरो बना दिया है। हम तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वापसी पर तुम लोग आवाज़ों के टापू से ही गुजर कर आना। तुम्हें उस क्षेत्र का पूर्ण मानचित्र बना कर लाना है। अगले दिन धरती पर उड़ान भरी। तुम आराम कर जॉर्ज, आवाज़ों के टापू में मैं जगा दूंगा। थैंक्स डियर। और जॉर्ज अपने केबिन में लेट गया। इस दिन मैंने ओपी के साथ बुरा बर्ताव किया। धरती पर पहुंचकर मैं एक बार फिर क्षमा मांगूंगा, लेकिन दूसरी ओर ओपी के बदले की आग में खोल रहा था। अपने अपमान का बदला मैं तेरी जान लेकर लूंगा। धरती पर अकेला वापस जाऊंगा और इस खोज में अकेला हीरो बनूंगा। बहुत आराम कर चुका बच्चे। और जॉर्ज ने उसके मुंह पर अचानक टेप चिपका दिया। हाँ गड़प, खबरदार जॉर्ज, हिलने की कोशिश मत करना, वरना जलाकर राख कर दूंगा। उस दिन मुझ पर हाथ आकर तूने अपनी मृत्यु को बुलवा लिया। कुछ क्षणों में आवाज़ों के टापू में प्रवेश कर जाएंगे। फिर वहाँ से कुछ ऐसे डायलॉग बोलूंगा जो साबित कर देंगे तुम पागल होकर आत्महत्या कर रहे हो। मेरी ये आवाज़ें टापू में कैद हो जाएंगी, और धरती में जब कोई आवाज़ों के टापू हो जाएगा तो मेरी उसकी यात्रा मेरी आवाज़ सुनेंगे, और जिसमें तेरी मौत का कारण आत्महत्या बताया जाएगा। इस तरह में तेरी हत्या का आरोप लगेगा। कुछ क्षणों में यान आवाज़ों के टापू पर पहुंचा और दीवारें शुरू लगी। पाँव पाँव, मेरा जूता है जापानी। और ओपी तुरंत नाटक आरम्भ किया। जॉर्ज, क्या पागल हो गए हो? आत्महत्या अपराध है। गर्र, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। वह जॉर्ज साहब को बोलता है, लगता है आवाज़ों के शोर ने तुम्हें पागल कर दिया है। सफ़ेद जैसे कैप्टन को नमक। लेजर गन मुझे दे दो, मैं तुम्हें आत्महत्या नहीं करने दूंगा। घर आई लव यू रचना। नहीं जॉर्ज, यह क्या तुमने क्या कर डाला? माई गॉड, यह तो मर गया, स्वयं को लेजर बीम से चला डाला। घर ओकी किया नाटक तब तक करता रहा जब तक शोर की आवाज़ें समाप्त नहीं होगी। हाँ हाँ, हम आवाज़ों के टापू से निकल चुके हैं। अब मैं तेरी हत्या करूंगा और धरती पर जाकर कह दूंगा तूने आत्महत्या की है। आवाज़ों के टापू में कैद यह आवाज़ मेरा प्रमाण होगी। तुझे मारकर धरती पर अकेला हीरो बनूंगा। अकेला हीरो, हाँ, मरने के लिए तैयार हो जा। शू।
और पल भर में ही जॉर्ज का शरीर कोयला बन गया। हा हा हा। लेकिन ओकी एक दूसरा ठाका नहीं लगा सका, क्योंकि अचानक यान की दीवारों से दोबारा शोर आया। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं पी अरे। और अगले ही पल ओकी किया एहसास हुआ, ओहो हम अभी भी आवाज़ के टापू में ही हैं। यह खामोशी शायद किसी साउंड लाइट पैच की रही होगी, जहाँ संसार की कोई आवाज़ नहीं पहुँच सकती होगी सकी होगी। घबरा कर मैं कंट्रोल रूम पहुंचा। यान घुमाकर मुझे साइन लाइट पर सेट करना होगा। यान मुड़कर साइन लाइट पर पहुंचा। तुझे मारकर मैं धरती पर अकेला हीरो बन जाऊंगा। अकेला हीरो, हाँ हाँ, मरने के लिए तैयार हो जा जॉर्ज। हाँ, अब एक ही आवाज़ कैच थी, ओपी की आवाज़, जिसने उसने अपना अपराध स्वीकार किया था। और ओपी का सिर चकरा गया, उसमें खड़े रहने की शक्ति नहीं थी। माय गॉड, मैं खुद ही अपने बुरे जाल में फंस गया। मेरी आवाज़ हमेशा टापू में गूंजती रहेगी, मेरे गुनाहों का सबूत देती रहेगी। अगली कॉमिक्स आती है टाइम सूट। प्रोफेसर भारती ने अपने सहायक डॉक्टर मरीजों को चमकीली धातु से बना हुआ सुनहरा सूट दिखाया। यह टाइम सूट मैंने वर्षों की मेहनत के बाद तैयार किया मुखर्जी। इसे पहनकर समय यात्रा की जा सकती है। प्रोफेसर ने सूट निकाला। मैं भविष्य की यात्रा पर जा रहा हूँ, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। यह हेलमेट पहनने के साथ ही मैं तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाऊंगा। अगले ही पल, अरे तुम मेरी आंखें देख पा रहे हो, क्योंकि यह सूट द्वारा कवर है नहीं है, और अब मैं भविष्य की यात्रा पर जा रहा हूँ। यह कहते हुए प्रोफेसर ने स्विच दबाया और अगली पल आंखें गायब हो गई। प्रोफेसर कहाँ हो तुम? लगभग 15 मिनट बाद। लेकिन प्रोफेसर ने भविष्य की यात्रा पर जा चुका था। 15 मिनट बाद प्रोफेसर दोबारा आया। मैं सन 2105 में घूमकर वापस आया हूँ। बहुत ही प्रतिभाशाली युग है, कमाल की चीज़ है तुमने। प्रोफेसर इसे देखकर मेरे दिमाग में एक क्विक आइडिया आया है। यह माय डियर प्रोफेसर। क्या? आहा। प्रोफेसर के शब पर टाइम सूट उतार कर वह स्वयं उसे पहन लिया। हाँ हाँ, अदृश्य होकर पहले इस युग में दौलत समेटूंगा, फिर 2105 में उस दौलत में ऐश करूंगा। हेलमेट पहनने पे ही अदृश्य हो गया। हाँ हाँ। और कुछ देर बाद राष्ट्रीय बैंक के वॉल्ट में खड़ा था, सबकी आंखों के सामने। मैं यहाँ तक आ गया और किसी ने मुझे देखा भी नहीं। अपने कंधे पर बने थैले में जितना धन था सबका सब समेट लिया है। पूरी दौलत मेरे जीवन के लिए काफ़ी होगी। और संतुष्ट होने पर टाइम ट्रैवलिंग का स्विच दबा दिया जन, और कुछ ही पलों में वह अजनबी स्थान पर आ गया। क्या यही सन 2105 है? उसने हेलमेट उतारे। इस अजनबी युग में से परिचित होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी अरे, फ्लाइंग कार से दो पुलिस अफसर बाहर निकले। तुम कौन हो मिस्टर, और यहाँ अकेले क्या खड़े हो? मैं इसकी घबराहट बता रही है कि यह कोई स्पाई है। नहीं। उसकी तलाशी ली गई। ओ माई, ओहो बाई स्पेस, गोल्ड एंड मनी, काला धन, यह स्टेट के प्रति अपराध है। मेरी बात सुनो। मैंने उसने कुछ नहीं सुना और खींचकर फ्लाइंग कार में बिठा लिया। और फ्लाइंग कार विशाल इमारत की छत पर आ गई। और उस युग का सुप्रीम कोर्ट था। ब्लैक मनी नहीं है, मेरा धन है, मुझे वापस करो। धन सिर्फ स्टेट की संपत्ति है, नागरिकों को उनकी आवश्यकता की चीज़ें स्टेट उपलब्ध कराती है। धन अपने पास रखना सबसे बड़ा अपराध है। क्या नागरिक यहाँ अपने पास रुपए नहीं रख सकते? ओह, तो तुम यहाँ कानून नहीं जाते, अर्थात कि स्टेट के स्पाई हो। डबल अपराध, सजाए मौत, तुम्हें मृत्यु नहीं था। शो टाइम। और पीछे खड़े पुलिस अधिकारी ने लेजर गन का फायर किया। शेष जीवन ऐश से बिताने का सपना लिए मुखर्जी संसार से कूच कर गया। इसकी अगली कहानी आती है जुनून। जीत की जबरदस्त चमक चेहरे पर लिए विजय कैसीनो की तरफ चला और कार के निकट पहुंचा और 3 हथियारबंद युवकों ने उसे घेर लिया। जिंदा रहना चाहते हो तो खामोशी के साथ जेबें खाली करो। बेचारा बेबस विजय बात मानने को मजबूर था। उफ, जुए की सारी कमाई गई। और लुटेरे के जाने के बाद विजय वहाँ अधेड़ व्यक्ति के पास पहुंचा और उस पर बस पड़ा। मैं तो चिल्ला पाने में विवश था, लेकिन तुम तो चुपचाप मुझे लुटते हुए देखते रहे। कायर, मैं तुम्हारी पास किसी प्रकार से सहायता मदद करने पर विवश था बेटा। क्यों अपाहिज हो? कारण जानना चाहते हो तो सुनो। आज से 2 बरस पूर्व जोसेफ नाम का एक व्यक्ति, जुआरी व्यक्ति था, जो जुआ खेलने का शौक था। ना सिर्फ शौक बल्कि जुनून था। जुनून, हा हा हा, तुम सभी रुपए हार गए। मुर्गन, खेल खत्म करो। नहीं, खेल अभी खत्म नहीं होगा जोसेफ। मैं अभी सोने की चैन और शादी की अंगूठी दांव पे लगाता हूँ। लगाओ लगाओ, जरूर लगाओ। लेकिन जोसेफ उस दिन पूरी बुलंदी पे था। तुम ये बाजी भी हार गए। अब तुम्हारे पास दाव लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। बोलो तो खेल बंद कर दें? पागलों की बात चीखोचा, नहीं है खेल बंद नहीं होगा। अपनी बीवी को दाव पे लगाता हूँ। ठीक है, अगर ये बाजी हार गया तो मैं तुम्हारा जीत गया तो मैं तुम्हारा सारा माल वापस कर दूंगा। मगर मुगरेन की बदकिस्मती, यह दाव भी हार गया। उफ, हाँ हाँ, 3 इक्के में जीत गया। बेचारी मुर्गन की पत्नी
इस समाचार के पाते ही आत्महत्या कर ली। और उस दिन घटना के बाद एक दिन मुर्गन का जोसेफ से उसके हसीनों में आसामना हुआ। कमबख्त ने अभी तक जुए की आदत नहीं छोड़ी, नोटों की एक गड्डी। आओ गुरगन, इस बात आप पे लगा क्या लगाने के आई हो। उस दिन गुरगन के सितारे बुलंदी पे निकले। हाँ हाँ, मैं फिर जीत गया। दिमाग में जीत का सपना देखा जोसेफ को सब कुछ हारता चला गया। सपना लिए जोसेफ, तुम्हारा स्कूटर, तुम्हारा मकान, तुम्हारी बीवी, तुम हार गए। जोसेफ, बताओ यहाँ आप पर लगाने के लिए क्या है। अपने हाथ की उंगलियाँ। लेकिन तुम्हारे हाथ की उंगलियों का मैं क्या करूँगा। मेरी ज़िंदगी भर का बीमा है, इस बीमे में अंग भंग हो जाने पे इसलिए मुझे क्लेम मिलेगा। तुम पत्ते बांटो, मैं बाएं हाथ की उंगलियां दांव पर लगाता हूँ। ओह, मुझे मंजूर है। किंतु जोसेफ की बदकिस्मती में बाजी भी हार गया। जोसेफ, ये लो चाकू, अपनी उंगली काटो। खच। खून से नहाता हुआ जोसेफ का हाथ, लेकिन दिमाग पर छाया जुनून फिर भी नहीं हटा। मैं अपनी दाएं हाथ की उंगलियां दांव पर लगाता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस बार भी मुर्गन के हाथ बाजी आई। जोसेफ, ये लो चाकू, अपने दाएं हाथ की उंगलियां काटो। काटो, क्योंकि तुम फिर हार गए। जोसेफ ने यह जोसेफ उंगलियां दोनों खो बैठा। खच। और फिर दर्द की अधिकता के कारण होश खो बैठा। जोसेफ का अंत हुआ और लो भरसक जुए का। सुनते ही चींटियां सी लगने लगी विजय के दिलो दिमाग पर। और अविश्वास भरे स्वर क्या उठा, बकवास, मैं नहीं मानता। जुए में कोई अपने अंग दांव पर लगा सकता है। जुए में नहीं बेटे, जुए में नहीं, जुए के जुनून में। जुआ तबाही है, बर्बादी है। और यह सब मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं ही जोसेफ हूँ। चिंग। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी अगली कॉमिक्स में, कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।